Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET, JEE and GUJCAT. Dear students, today we will start paper solution of GUJCAT 2015. Question number 1. A current of 25 divided by pi hertz frequency is passing through an AC circuit having series combination of R is equal to 100 ohm and capital L is equal to 2 Henry. The phase difference between voltage and current is. तो बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब RL सर्किट है. दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर. ओके, और ये सर्किट को एसी वोल्टेज दिया है, एसी वोल्टेज दिया है, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है. ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है. ओके, और ये करंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज. ओके, आर एंड एल की वैल्यू भी हमें पता है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ये वोल्टेज एंड करंट जो फ्लो हो रहा है, ओके, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया और करंट जो फ्लो हो रहा है, ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करो. तो यहाँ पे एक चीज याद रखो बच्चों कि जब कोई भी सर्किट में इंडक्टर एंड कैपेसिटर है और एसी वोल्टेज या एसी करंट से उसको एनर्जाइज किया है, तो वहां पे वो सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा. अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो उसमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा. फिर से, अगर सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर है और एसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज से उसको एनर्जाइज किया है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है और वोल्टेज जो अप्लाई किया है, बीच में फेज डिफरेंस होगा. अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस नहीं होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्टर है, तो मतलब करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस होगा. अब दूसरा पॉइंट है कि जब इंडक्टर होता है तो इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है, और कैपेसिटर अगर होता है तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को लीड करता है. अगर इंडक्टर है तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करता है, एंड कैपेसिटिव सर्किट में, मतलब कैपेसिटर सर्किट में है, तो उसमें करंट वोल्टेज को लीड करता है. ओके, अब यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है. तो फेज डिफरेंस के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज tan phi इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R. tan phi इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अब हमें फाइंड फाई करना है, तो पहले XL एंड R फाइंड करते, उसका रेशियो फाइंड कर दे, तो फिर हमें फाई इजीली मिल जाएगा. अब XL क्या होता है बच्चों? XL इज इक्वल टू ओमेगा L. XL इज इक्वल टू ओमेगा L. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, तो ये हो जाएगा 2 पाई F इंटू L. फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, दैट इज 25 डिवाइड बाय पाई, और L की भी वैल्यू है 2, तो हमें XL मिल जाएगा. तो XL की वैल्यू मिलेगी 100 ओम. अब XL की वैल्यू 100 ओम है, R की वैल्यू भी 100 ओम है, तो ये रेशियो दैट इज tan phi हमें मिलेगा 1. तो phi क्या होगा? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा 45 डिग्री. ओके, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है, मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री. वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इन एन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर द करंट ब्लैंक. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. ये 4 ऑप्शन में से हमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज रिलेशन क्या होगा कैपेसिटिव सर्किट में, वो हमें फाइंड करना है. तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि अगर कैपेसिटर है तो उसमें करंट वोल्टेज को लीड करता है, लेकिन एक अकेला कैपेसिटर है, सिर्फ सिंगल ओनली वन कैपेसिटर है, और उसमें रजिस्टर कुछ नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो वो कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ओके, सिर्फ कैपेसिटर है सर्किट में, देन करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2.
अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है देन इन दैट केस वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर है, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन एज V is equal to 100 root 2 sin 100t volt is applied to capacitor of 1 microfarad. The current reading of ammeter will be equal to blank milliampere. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराडे का, और ये कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से एनर्जाइज किया, मतलब उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। और ये वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज द V is equal to 100 root 2, that is root 2 sin 100t वोल्ट। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है कि अगर ये सर्किट से जो करंट फ्लो रहा है वो करंट अगर हम एमीटर से मेजर करें तो कितना आएगा। मतलब ये सर्किट में मैं एमीटर को यहाँ पे सपोज कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दूँ, तो ये एमीटर का रीडिंग कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ये कैपेसिटर है, तो बच्चों सिंपल ओम्स लॉ से ये काम हो जाएगा, दैट इज द करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, मतलब कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर की जगह पे रखना पड़ेगा। तो आई का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एक्सी। अब ये सर्किट में जो करंट फ्लो होगा और जो इमीटर जो करंट मेजर करेगा उसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा आई आरएमएस। तो ये आई आरएमएस हो गया, तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, वी आरएमएस। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट का आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे हमें अगर करंट फाइंड करना है तो वी आरएमएस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और एक्सी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वी आरएमएस क्या होता है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। अब वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट इज वी नॉट हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। ओके, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्मूला से हमें वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे, तो हमें पता है कि वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसके हिसाब से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रूट 2। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 100 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 है, रूट 2 कैंसल, तो हमें वी आर एम एस की वैल्यू क्या मिलेगी, 100। ओके, वी आर एम एस मिल गया 100। अब एक्सी की वैल्यू फाइंड करो। एक्सी क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर ओमेगा सी। सी की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रोफेराड है। ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहाँ से ओमेगा भी मिल जाएगा। ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन 100t है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकंड हो गई, और ये हो गया 1 × 10⁻⁶। ये सब वैल्यू रख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी 10 मिलियम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज डी, 10 मिलियम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर्ड एट न्यूक्लियस विथ काइनेटिक एनर्जी के इज आर नॉट। मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे हमने क्या फायर किया है, अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे फायर किया है, और ये अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के है। अब काइनेटिक एनर्जी के है और उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है। कितना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है। ओके, अब क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एट द सेम न्यूक्लियस विथ काइनेटिक एनर्जी 2k विल बी। तो ये केस नंबर 1 बोल दे इसको। केस नंबर 2 में क्या बोला है कि अगर ये अल्फा पार्टिकल 2k जितनी काइनेटिक एनर्जी से फायर करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। ओके, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, उसको मैं बोल दूं आर नॉट डैश, आर नॉट डैश। तो हमें आर नॉट डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो बच्चों, एक लॉजिक और एक कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा
कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। फिर से, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू U, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले केस में कितनी है, K, तो ये तो K ही रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ओके, अब यहाँ पे R कितना है, R0 है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R0। ये केस नंबर 1 होगा। दूसरे केस में भी क्या होगा कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब R0 डैश जब होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में कितनी है, 2K, तो ये होगा 2K इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सेम टू सेम, सिर्फ R0 की जगह पे R0 डैश होगा, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R0 डैश। अब हमें R0 डैश एंड R0 का रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2K डिवाइडेड बाय K, तो K कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R0 डैश इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 2, R0 डैश इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। और इक्वेशन से भी हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड R0 का क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड R0 एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, R0 डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम इज। तो बच्चों, हाइड्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन, वो इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। सो करेक्ट आंसर इज ए, इनफाइनाइट। ओके, सो आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस few more question of this GUJCAT 2015 in our next video lecture. Thank you very much.